हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड का एक एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, यानी कि हम लोग दृष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे कि दृष्टकारी को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। पीएन संधि डायोड को हम एक दृष्टकारी के रूप में यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि एसी करंट को डीसी में बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहाँ पे डीसी करंट की ज़रूरत होती, एसी की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जितनी भी चार्जिंग होती है, यानी कि चार्जिंग जितनी भी होती है वो तो जो भी हम मोबाइल चार्जर होता है, बैटरी होती है, लैपटॉप की बैटरी, मतलब किसी की भी बैटरी होती है, बैटरी उसको हम चार्जिंग करने के लिए हम एसी की करंट की ज़रूरत नहीं, डीसी करंट की ज़रूरत होती है। तो हमें बैटरी से जो करंट चार्जिंग के समय क्या होता है, करंट उसके प्लस से अंदर जाती है, माइनस से निकलती है, और जब डिस्चार्जिंग होती है तो पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट से प्रवेश करती है करंट। तो हमें किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एसी करंट की नहीं, डीसी करंट की ज़रूरत होती है। तो उस एसी करंट को हम लोग डीसी में बदलते हैं, उस एसी करंट को क्या करते हैं, डीसी में बदलते हैं। तो डीसी में बदलने का काम जो होता है वो रेक्टिफायर करता है, यानी कि एसी को डीसी में जो है दृष्टिकारी द्वारा बदला जाता है, दृष्टिकारी, जिसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है ना, रेक्टिफायर। तो ये इसको किसमें बदल देता है, डीसी में बदल देता है। ठीक है ना, किसमें बदल देता है, डीसी में। लेकिन एक चीज है कि क्यों जो है एसी करंट से हम बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। जानती बात है कि एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप जानते हैं कि ये 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब है कि एसी करंट वो होती है जो अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को भी चेंज करती है एक निश्चित पीरियोडिक टाइम में, मतलब एक निश्चित आवर्तकाल में वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहती है। उसका मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0। कहने का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता रहता है, यानी कि वो 2 बार एक साइकिल में क्या होती है कि 2 बार वो मैक्सिमम होती है और 2 बार क्या होती है, 0 होती है। अगर एक साइकिल की बात करें, यहाँ से दूसरी शुरू होगी, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम एक बल्ब में एसी करंट भेजें तो बल्ब यानी कि एक साइकिल की मतलब 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्र, 50 बार इस तरह का होना। तो कहने का मतलब 50 बार इस तरह का होने का मतलब होता है कि एक बल्ब जो है वो 2 बार 0 होगा, मतलब उसमें करंट जाएगी, और 2 बार मैक्सिमम करंट जाएगी, यानी कहने का 2 बार वो बुझेगा एक साइकिल में और 2 बार जलेगा। तो एक सेकेंड में 50 चक्कर होता, तो एक सेकेंड में मतलब 50 का दूना कर दीजिए, तो 2 बार बुझेगा और 2 बार क्या होगा, जलेगा। 2 बार बुझेगा और 2 बार क्या होगा, जलेगा। ठीक है ना। 100 बार सॉरी 1 सेकंड की बात करें तो 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। ठीक है ना, 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम एसी करंट को डायरेक्ट बैटरी में भेजते हैं तो ये क्या होती है, एक बार आधे चक्र में ये पॉजिटिव होती है और अर्ध चक्र में ये नेगेटिव। तो मतलब कि वो प्लेट जो है 100 बार, यानी कि अगर इसमें 100 बार तो जलेगा बुझेगा, तो अपनी आँख की जो परसिस्टेंसी होती है वो इस तरह की होती है कि वो उसको कंटिन्यू जला हुआ देखता है, बल्ब को कंटिन्यू जल रहा है, क्योंकि वो घटना 1/10 सेकेंड में से कम समय में होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है
वो उसको कंटिन्यूस जला हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से जब हम इसमें एसी करंट डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करने में भेजेंगे तो होगा कि ये बैटरी का प्लेट एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव होगा, तो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाएंगे। यानी कि इस तरह होने से बैटरी बर्स्ट कर जाती है। तो इसीलिए बैटरी को चार्ज करने में हमेशा डीसी करंट भेजी जाती है कि जो कॉन्टिन्यूस एक ही डायरेक्शन में जाए, जिसकी फ्रिक्वेंसी जीरो हो, वो डायरेक्शन चेंज ना करे, ना मैग्नीट्यूड चेंज करे। ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट हम एसी करंट से जो है बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए क्या जरूरत होती है, डीसी करंट की, डीसी की जरूरत होती है। इसीलिए हर उपकरण में जो बैटरी को चार्ज किया जा करता है, या मोबाइल चार्जर हो या लैपटॉप चार्जर हो, उसमें डिस्टकारी रेक्टिफायर लगा होता है। ठीक है ना। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि वो एसी को डीसी में बदल देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। इसके बावजूद भी ये डीसी जो होती अस्थिर होती है। क्या होती है? अस्थिर होती है। यानी इसमें जो है एसी के कुछ ना कुछ कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। ठीक है ना। हालांकि करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती है, तो वो तो डीसी के फॉर्म में हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदलता रहता है, जीरो से मैक्सिमम एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो नहीं बदलता। तो ये डिस्टकारी एक ही काम करता है कि एसी करंट का डायरेक्शन फिक्स कर देता है। ठीक है ना। मतलब है कि उसकी डायरेक्शन को एक ही दिशा में फिक्स कर देता है। हाँ, लेकिन अभी भी उसके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। अभी भी उसके क्या बदलते रहते हैं? मैग्नीट्यूड बदलते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये अस्थिर होती है। तो इसको स्थिर बनाने के लिए पूरी तरह से फिल्टर किया जाता है, फिल्टर। और ये फिल्टर दो तरह से होता है। जब फिल्टर कर देते हैं तो हमको स्थिर डीसी मिल जाती है, स्थिर डीसी करंट मिल जाती है। फिल्टर भी दो तरह से होता है। एक को हम कहते हैं श्रेणी प्रेरकत्व, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, और एक को कहते हैं समांतर धारतीय फिल्टर। ये प्रेरकत्व नहीं, प्रेरकीय बोलते हैं, सॉरी, प्रेरकी, इंडक्टर, प्रेरकीय फिल्टर। यह होता है समांतर धारतीय फिल्टर। ठीक है ना। इसकी सहायता से हम अस्थिर डीसी करंट को स्थिर डीसी करंट में बदल देते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमेशा डीसी करंट से होती है, क्योंकि एसी से नहीं कर सकते, क्योंकि एसी अपना मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है। एक ही प्लेट बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, चार्ज का किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एसी से नहीं चार्ज कर सकते। तो जितनी भी बैटरियां होती हैं मोबाइल फोन में कि, या फिर मतलब जो भी होगा, कहने का मतलब बैटरियां जितनी भी होती हैं सबको डायरेक्ट हम लोग एसी से नहीं डीसी से, तो एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण डिस्टकारी होता है। वो जो होती है वो अस्थिर होती है, फिर इसको स्थिर करने के लिए फिल्टर किया जाता है। ठीक है ना। कभी कभी जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसे हमें एसी में बदलना होता है। तो जब हम डीसी को एसी में बदलना होता है तो उसके लिए होता है इन्वर्टर, या इसी को कहते हैं ऑसिलेटर। तो ये डीसी को एसी में चेंज कर देता है। डीसी को किस में चेंज कर देता है? एसी में चेंज कर देता है। ठीक है ना। ठीक। तो देखिए, जो डिस्टकारी हमारा उपकरण होता है, जो डिस्टकारी हमारा क्या होता है? उपकरण होता है, वो उसमें हमें एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। उसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर होता है एक दिष्टकारी में और पीएन संधि डायोड होता है। तो पीएन संधि डायोड और ट्रांसफार्मर के कॉम्बिनेशन को ही दिष्टकारी कहते हैं, मतलब रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये डीसी जब निकलता है यहाँ से तो यह अस्थिर होती है। यहाँ पे एसी का कुछ कंपोनेंट रह जाता है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो जाती है लेकिन एसी का कुछ कंपोनेंट रह जाता है जिसको फिल्टर द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो हमको स्थिर डीसी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट करंट मिलती है, जिससे हम बैटरी चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं। ठीक है। तो फिल्टर कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले तो हम देखें कि दिष्टकारी का क्या काम होता है। ठीक है ना। चलिए, तो हमारी हेडिंग रहेगी संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग, अनुप्रयोग, उपयोग। हेडिंग रहेगा पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। ठीक है ना, अनुप्रयोग। तो ये हम किसके द्वारा करते हैं? संधि डायोड के द्वारा। ठीक है ना। तो हमने संधि डायोड में हमने देखा था, अभी उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। एक अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड पढ़ा था, एक पश्च अभिनत पीएन संधि डायोड पढ़ा था। तो हमने अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड में देखा था कि जो अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस जिसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन संधि डायोड से करंट जाती है, यानी कि आदर्श अगर हम पीएन संधि डायोड की बात करें अग्र अभिनत में, तभी वो करंट को जाने देता है। जैसे ही पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड से रिवर्स बायसिंग हो जाता है, मतलब उत्क्रम अभिनत में हो जाता है, करंट को ब्लॉक कर देता है। करंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना। तो इसी का फायदा उठा करके हम रेक्टिफायर बनाते हैं इसको, कि ये करंट को एक दिशा में जाने देता है जब वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और करंट को जाना रोक देता है जब वो रिवर्स बायसिंग होता है। तो उसी का फायदा उठा करके हम एसी के एक कंपोनेंट को काट देते हैं। ठीक है ना, एक कंपोनेंट को ही जाने देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अस्थिर डीसी में बदलने का काम हम लोग संधि डायोड और ट्रांसफार्मर के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब हम जानते हैं कि जब संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो यह अपने में से धारा को जाने देता है तथा उत्क्रम अभिनत होते ही अपने धारा के जाने को रोक देता है। होते ही धारा के जाने को रोक देता है। धारा को जाने से रोक देता है। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आइडियली बात कर रहे हैं। ठीक है ना। डायोड के इस गुण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? डायोड के इस गुण का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का उपयोग दिष्टकरण करने में किया जाता है, मतलब दिष्टकारी के रूप में किया जाता है।
करण करने में किया जाता है। डिष्टकरण करने में क्या किया जाता है? किया जाता है। और इस कार्य के लिए जिस परिपथ का हम उपयोग करते हैं, और इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे डिष्टकारी कहते हैं। उसे रेक्टिफायर यानी डिष्टकारी कहते हैं। तो हम दो तरह का डिष्टकारी पढ़ेंगे, डिष्टकरण है ना। एक पहला है हाफ वेव। हाफ वेव क्या कहेंगे उसको हम लोग? अर्ध तरंग डिष्टकारी। तो हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला है अर्ध तरंग या अर्धदिष्टकारी या अर्ध तरंग डिष्टकारी, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग डिष्टकारी, ठीक है ना। अर्ध तरंग डिष्टकारी। तो देखिए, अर्ध तरंग डिष्टकारी के लिए इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर से एसी करंट वोल्टेज उस पर लगाया जाता है, एसी करंट लगाया जाता है, उसको वो उस ट्रांसफॉर्म कर देता है। और उसके साथ हम एक पीएन संधि डायोड जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो एसी करंट क्या होती है? वो दो अर्धचक्र से मिलके बनी होती है। एक होता है पॉजिटिव अर्धचक्र, एक होता है नेगेटिव अर्धचक्र, ठीक है ना। कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, किसी दो पॉइंट पे अप्लाई किया गया, ए पॉइंट बी पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है कि इसके एक चक्र में, इसके एक साइकिल में हमने देखा था कि दो अर्धचक्र होते हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी दो बिंदुओं के बीच किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाते हैं, ठीक है ना। जब किसी दो बिंदु के बीच किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करते हैं? लगाते हैं, तो हम उसमें क्या होता है कि एक समय अगर ये एक पॉजिटिव अगर हो गया, मतलब इस अर्धचक्र के लिए एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा उस वक्त नेगेटिव रहता है। फिर दूसरे अर्धचक्र की बात करें तो अगले अर्धचक्र में एक साइकिल पूरा होने के बाद दूसरे के लिए अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। मतलब इनकी ध्रुवता बार बार बदलती रहती है। एक ही बिंदु एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ठीक है ना। तो जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, अन्योन प्रेरकत्व पे काम करता है, ठीक है ना। यानी कि पहली कुंडली में वोल्टता लगाते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके विरोध में, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वोल्टता की, उसके विपरीत डायरेक्शन में एक वोल्टता और उत्पन्न हो जाती है, इस, ठीक है ना। तो उसी वोल्टता को हम लोग फ्लो करा देते हैं पीएन संधि डायोड से, ठीक है ना। तो अर्ध तरंग डिष्टकारी में क्या होता है कि इसका जो तरंग के फॉर्म में चलती है करंट, जैसे ये, इसमें इसका चाहे पॉजिटिव पार्ट चाहे नेगेटिव पार्ट को कट कर दिया जाता है, तो केवल एक पार्ट जो है मिलता है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है डिष्टकारी। तो उसका एक पार्ट मतलब उसकी डायरेक्शन रोक दिया जाता है बदलने से, ठीक है ना। उसका एक पार्ट जो होता है हमें एक डायरेक्शन में मिल जाता है, तो उसी को कहा जाता है अर्ध तरंग डिष्टकारी। तो अर्ध तरंग डिष्टकारी के लिए क्या करते हैं? हम एक परिपथ बनाते हैं, ठीक है ना, और उस परिपथ के हिसाब से फिर हम लोग जो है इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ पे निवेशी वोल्टता होती है, ठीक है ना, जिसकी पहली कुंडली प्राइमरी कुंडली कहा जाता है, प्रत्यावर्ती विभव होता है, प्रत्यावर्ती
विभव। ठीक, जानते हैं बीच में एक करोड़ होती है, वो ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी द्वितीयक कुंडली होती है, ठीक। अब इसी बीच में इसमें क्या होता है कि एक जो है इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक हम वो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ठीक है ना। ये पी होता है और ये एन होता है, ठीक है ना। इसको चाहे तो इसे घेर सकते हैं, पीएन संधि डायोड होता है। तो इसके संधि के पी सिरे को इसके जो सेकेंडरी द्वितीय कुंडली होती है उसके एक पॉइंट से, और उसके एन सिरे को क्या कर, और द्वितीय कुंडली का बी सिरा और संधि का एन सिरों के बीच एक क्या लगा दिया जाता है, लोड प्रतिरोध लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, लोड प्रतिरोध, ठीक है ना। चाहे तो आप पे यहाँ ले आके लगा दीजिए, यहीं पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, RL, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लोड प्रतिरोध दिखा दिया, ठीक। ये तो ये अर्ध का तरंग दृष्टिकारी का परिपथ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक। तो ये RL है, RL के सिरों पर यहाँ दिष्ट विभव प्राप्त होगा, यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होगी, ठीक। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऊपर का मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें लिखेंगे कि अर्धदिष्टकारी क्रिया के लिए, यही जो फिगर है यहाँ लिखेंगे कि अर्धदिष्टकारी क्रिया के लिए एक पीएन संधि डायोड, एक पीएन संधि डायोड तथा ट्रांसफार्मर को उपरोक्त, ये आप अगर नीचे बनाएंगे तो निम्न और ऊपर बनाएंगे तो उपरोक्त, है ना। तो एक डायोड तथा एक ट्रांसफार्मर को निम्न परिपथ के अनुसार जोड़ते हैं, ठीक है ना। को उपर्युक्त या निम्न परिपथ के अनुसार जोड़ते हैं, ठीक है ना। निम्न परिपथ के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। तो हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो इसका फिगर बना ही दिए होंगे। इधर इसको हम मिटा देते हैं, तो इसका एक हम ग्राफ और भी बनाएंगे कि कैसे वो चेंज होता है, ठीक है ना। समय के साथ विभव को कैसे दिष्ट विभव में बदला गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के, इसमें और लिखेंगे कि अनुसार जोड़ते हैं, लिखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को, द्वितीयक कुंडली के या कुंडली को या के द्वितीय कुंडली के ए सिरे को, है ना, संधि के पी सिरे से संधि डायोड के
पी सिरे से तथा कुंडली के द्वितीयक क्या है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के ए सिरे को संधि डायोड के पी सिरे से तथा बी सिरे को ऐसे लिखें, ये बी सिरे और एन के बीच में एक लोड प्रतिरोध था, बी सिरे तथा संधि के एन सिरों के बीच एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं, एक लोड प्रतिरोध RL क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमने इसको जोड़ा, ठीक है ना। अब काम क्या होता है कि देखिए, प्रत्यावर्ती विभवांतर एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। एक बार पॉजिटिव होता है तो इसे अगर 2 पॉइंट के साथ इसमें कोई 2 पॉइंट लें तो एक अर्ध चक्र के लिए अगर ये वाला पॉइंट धन होगा तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, ऋण होता है। ये वाला पॉइंट धन तो ये वाला ऋण, अगर ये वाला ऋण तो ये वाला धन होता है। तो वही लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर 2 चक्र होते हैं, एक धन होता है एक ऋण। लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर अब मान लेंगे कि माना द्वितीय कुंडली का ये सिरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। माना द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। कि करंट आधे चक्र में एक डायरेक्शन में बहेगी या फिर आधे चक्र में एक डायरेक्शन में, तो ये सिरे जो है उसके नेगेटिव एक सिरा होगा, एक पॉजिटिव होगा। एक डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव मानेंगे, एक नेगेटिव, तो एक सिरा पॉजिटिव होगा तो उस वक्त आधे चक्र के लिए दूसरा सिरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस स्थिति में तो लिखेंगे कि इस स्थिति में पीएन संधि का पी सिरा पॉजिटिव और एन सिरा क्या होता है, नेगेटिव, है ना। इस स्थिति में संधि का पी सिरा क्या होता है, धनात्मक तथा एन सिरा ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में संधि का पी सिरा धनात्मक होता है और एन सिरा क्या हो जाता है, बी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। एक मिनट। बी सिरे तथा संधि के एन सिरों के बीच लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर माना द्वितीयक कुंडली का ट्रांसफार्मर के, यहाँ लिख देना ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक तो बी सिरा ऋणात्मक होता है। तो इस स्थिति में संधि का पी सिरा धनात्मक और एन सिरा ऋणात्मक होता है, अर्थात संधि अग्र अभिनत में होती है और तथा संधि कार्य करती है, तथा संधि क्या होती है, कार्य करती है, ठीक है ना। जब संधि कार्य करती होगी तो धारा जो होती है तथा धारा है ना लोड प्रतिरोध में, तथा धारा लोड प्रतिरोध में
किधर से किधर बहेगी, लोड प्रतिरोध में, है ना, ऊपर से नीचे की ओर बहेगी ना, ऊपर से नीचे की ओर। अगर यहाँ हम बना देते हैं इसको तो कहते हैं दाएं से बाएं की दिशा में बहेगी। तो धारा इस तरह से कहेंगे कि लोड प्रतिरोध में बहती है, जिससे लोड प्रतिरोध के सिरों पर एक विभव प्राप्त हो जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभव प्राप्त होता है ना। लोड इसमें क्या है, करंट बहेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ बनाते बाएं दाएं, यहाँ ऊपर से नीचे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिरों पर एक विभवांतर प्राप्त होता है। अब देखो, प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक चक्र के प्रवाहित होने पर, मतलब दो चक्र होते हैं, यानी कि जब पॉजिटिव वाला चक्र आता है तो उस वक्त ये सिरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो वही तो हमने लिखा था, प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर माना द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक है ना, और बी सिरा ऋणात्मक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका उल्टा चलें कि ऋणात्मक चक्र के प्रवाहित होने पर, अब मानेंगे कि द्वितीय कुंडली के हम नीचे लिखेंगे कि विभव के ऋणात्मक चक्र के प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक चक्र के प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली का ए सिरा निगेटिव, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लिखते हैं ठीक है। थोड़ा सा कैमरा जो है दिख रहा है, सही। चलिए, अब प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक चक्र प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली का ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक होता है, ठीक है ना। अब ये ऋण हो गया, ये क्या हो गया, धन हो गया। तो अब क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा कि पीएन संधि का पी सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। पीएन संधि का पी सिरा ऋणात्मक तथा एन सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाता है ना, क्या हो जाता है, धनात्मक। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब पीएन संधि किस तरह काम करेगी, उत्क्रम अभिनत की तरह, जिससे पीएन संधि जो होती है उत्क्रम अभिनत में होती है, अभिनत हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, ये धारा के बहने को रोक देती है, यानी कि उद्धति, और यह कार्य करना बंद कर देती, अब ये कार्य करना क्या हो गया, बंद कर देती है, ठीक है ना। यानी कि लोड देती है, लोड प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहती,
अर्थात लोड प्रतिरोध से होकर कोई धारा नहीं बहती है। लोड प्रतिरोध से होकर कोई धारा नहीं बहती। जब कोई धारा नहीं बहती है तो इसको सिरों पर कोई विभव प्राप्त नहीं होते तथा इसके सिरों पर कोई विभव प्राप्त नहीं होता है। सिंपल से बात है कि प्रत्यावर्ती के विभव, यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती विभवांतर के धनात्मक अग्र चक्र में जब उसका धन वाला चक्र प्रवाहित होता, हम मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली का ये सिरा धन, तो बी वाला ऋण होगा, ठीक है ना। मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, या तो ये ऋण होगा या तो जीरो होगा। मतलब होने का मतलब है कि लो पोटेंशियल पे रहेगा। तो देखिए हाई पोटेंशियल से पी सिरा जुड़ा है संधि का और यह लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है, तो ये अग्र अभिनत में काम करेगी, तो ये करंट को जाने देगी, तो वो करंट जो है लोड प्रतिरोध से करंट बहेगी, ठीक है ना। तो लोड प्रतिरोध से सिरों से होकर करंट बहेगी, तो इसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव प्राप्त होगा। जैसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती विभव के अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए, तो जब आधा दूसरा ऋणात्मक चक्र होगा तो उस केस में ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। कहने का मतलब ये धन हो जाएगा, ये ऋण होगा या तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे, तो आप देखेंगे कि यन सिरा जो हायर पोटेंशियल पे हो गया, पी सिरा लोअर पोटेंशियल पे हो गया, तो ये संधि हो गई पश्च अभिनत, उत्क्रम अभिनत। और उत्क्रम अभिनत होते ये कार्य करना बंद कर देती, मतलब इससे संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती, इसलिए लोड प्रतिरोध आयन के सिरों पर कोई विभव प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। बस यही केस है। यानी कहने का मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती विभव में दो चक्र होते हैं, तो एक वाला चक्र आप कह लें ऋणात्मक वाला चक्र ब्लॉक कर देता है और धनात्मक चक्र को सिर्फ प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब आगे यही बतिया फिर लिखेंगे कि पुनः धन चक्र के प्रवाहित होने पर, पुनः धन चक्र के प्रवाहित होने पर लोड प्रतिरोध के सिरों पर, है ना, चक्र प्रवाहित होने पर पीएन संधि अग्र अभिनत होकर कार्य करती है तथा लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभव प्राप्त होता है, ठीक है ना, विभव प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो एक ही दिशा में विभव प्राप्त हुआ, दूसरी डायरेक्शन वाला विभव ब्लॉक हो गया, ठीक है, पहले ही की दिशा में प्राप्त होता है, ठीक है। और यह क्रिया चलती रहती है, और यह क्रिया चलती रहती है, और यह क्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तथा अभी हम एक आरेख बनाएंगे, निम्न आरेख के अनुसार, अभी हम यहाँ आरेख बनाएंगे कि उसी आरेख के अनुसार हमें विभव प्राप्त हो जाता है। तो हम लिखेंगे निम्न आरेख के अनुसार लोड के सिरों पर, है ना, चलती रहती है तथा निम्न आरेख के अनुसार लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त हो जाता है, दिष्ट विभव या दिष्ट धारा प्राप्त हो जाता है। तो आरेख भी बना देते हैं और ये मिटा देते हैं, इसको आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये बनेगा, दो बना देते हैं। एक प्रत्यावर्ती विभव रहेगा, तो इधर विभव ले लेते हैं हम लोग,
और इधर समय ले लेते हैं, टाइम। तो हमारा जो प्रत्यावर्ती विभव होता, जो का डिस्टकरण नहीं होता, वो ऐसे होता, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये है प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है ना। तो हमने देखा कि धनात्मक चक्र के लिए ही हमको करंट लोड प्रतिरोध के सिरों पर मिलती है, ऋणात्मक चक्र के लिए ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना। तो इस धनात्मक चक्र अनुदिश जो है ये हमको लोड सिरों के पर प्रतिरोध के सिरों पर विभव प्राप्त होता है। तो हमें इस तरह का और इस तरह का और इस तरह का विभव मिल जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दिष्ट विभव। क्या कहते हैं? दिष्ट विभव, ठीक है ना। तो कहने, और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका आवर्तकाल मान लो टी है और फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसकी भी आवर्तकाल टी और फ्रीक्वेंसी एफ होगा। क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है, जैसे कि देखिए ये एक चक्र हुआ, फ्रीक्वेंसी 1, टाइम पीरियड 1 हुआ, एक चक्र, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 चक्र, यहाँ पे आगे चलता जाएगा 3 चक्र। तो देखिए ये भी देखिए एक चक्र किया, दूसरे चक्र के लिए ब्लॉक हो गया, करंट नहीं मिला, लेकिन वो अपनी साइकिल तो पूरा कर ही रहा है। तो एक चक्र दूसरे के लिए ब्लॉक हो गया, फिर दूसरा चक्र तीसरे के लिए ये ब्लॉक हो गया, मतलब, ठीक है ना। मतलब एक चक्र का दूसरे पार्ट भी तो चल रहा है इसी में। तो कहने का मतलब है कि इस जितना ये मिलेगा उतना ये मिलेगा, और इसके लिए जो बीच वाला पार्ट है वो गायब हो गया। तो यानी कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उतना ही होगा, उतना ही टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा इसका, सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस तरह से है, तो ये भी इस तरह से आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये ब्लॉक हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो टाइम और वो तो इसमें काउंट हो ही रहा है ना। ये वाली चीज तो यहाँ ब्लॉक हो गई, लेकिन उसके साथ तो काउंट हो रहा है। दूसर का इसका जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका भी तो यहीं से शुरू हो रहा है। तीसर का यहाँ, इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका भी तो वहाँ शुरू हो रहा है। तो जहाँ से इसका शुरू हो रहा है उतने से यहाँ भी शुरू हो रहा है। कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड के बाद तो ये शुरू हो रहा है, तो इसका भी तो एक टाइम पीरियड के बाद ही तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वाली भी, इसके लिए भी तो टाइम खर्च हो रही है। इसका दूसरा वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका भी दूसरा वाला देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका भी टाइम पीरियड सेम, तो फ्रीक्वेंसी सेम। तो दोनों की टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसका बताते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा पढ़ने पार्ट, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जिसमें प्रत्यावर्ती विभव के दोनों पार्ट को दिष्टकरण कर दिया जाएगा, दिष्टकरण में बदल जाए, एक दिशी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या किया जाता है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए हम 2 पीएन संधि डायोड यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाएंगे, यहाँ पे निवेशी बोलता है, ठीक है ना। ठीक है। और यहाँ इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 पीएन संधि, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये प्राइमरी कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। लोहे का क्रोड होता है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर,
ठीक है ना। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। इसमें हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको हम लोग अभी लिखवा देंगे मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो लिखेंगे मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, ठीक है, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये इसकी सेकेंडरी कुंडली होती है, वो प्राइमरी कुंडली होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि दोनों से 2 पीएन संधि डायोड यूज करते हैं। एक ये हो गया पीएन और एक ये हो गया पीएन संधि डायोड, 2 यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इनके दोनों के जो एन सिरे होते हैं, दोनों के एन सिरे, ठीक है, यहाँ पे दोनों का एन सिरे एक में मैच कर देते हैं और उनका जो कॉमन एन सिरा होता है वो, ठीक है ना, उसके तथा इसका जो एक केंद्र अंश निकासी बिंदु होता है, इसका यही है सेंटर वाला केंद्र अन्य निकासी बिंदु ये होता है, ठीक है ना। इसी के लिए मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, मतलब इसको हम लोग क्या है अर्थिंग कर देते हैं, यानी कि ये, यानी कि वहां पे उसको 0 पोटेंशियल पे कर देते हैं। तो उसी को हम लोग मध्य निकासी ट्रांसफार्मर इसीलिए इसको कहते हैं, यानी उसी को हम कहते हैं अंश निकासी, यानी कि इसके ठीक मिड पॉइंट वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं अर्थ कर देते हैं, ताकि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाए 0। क्योंकि अर्धचक्र में ये धनात्मक अर्धचक्र में अगर ये धन होगा तो दूसरा वाला ऋण होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 पोटेंशियल पे होगा। तो कहने का मतलब है इसके लिए एक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मिल गया ना, और जब ये ऋण होगा तो ये 0 होगा, तभी ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल इसके लिए काम करेगा, ठीक। और बीच में ही लोड प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा, ठीक, RL कहते हैं। बीच में ये लोड प्रतिरोध क्या है RL, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक। और हर बार में जो भी करंट बहेगी वो एक बार इससे बहेगी, एक बार इससे बहेगी, ठीक है ना। तो दोनों करंट दोनों बार इससे आएगी, ठीक। तो ये बी पॉइंट है, तो ये रेखा चित्र है, ठीक है। ये क्या है, ये रेखा चित्र है, सॉरी। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए हम लिख देंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के मध्य में, ये द्वितीय कुंडली है ना, के मध्य में एक अंश निकासी बिंदु प्रदान किया जाता है, एक अंश निकासी बिंदु प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसीलिए इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे को ना, इसको संधि नंबर 1 कर लीजिए, इसको संधि नंबर 1
और इसको संधि नंबर सेकंड कह लीजिए। ठीक, ये लोड प्रतिरोध है ही है। तो इसमें लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे को, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के ए सिरे को, ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के ए सिरे को संधि नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए, संधि नंबर 1 के पी सिरे से तथा बी सिरे को, अब बी वाला सिरा है ना, संधि नंबर 2 के पी सिरे से, संधि नंबर 2 के कैसे जोड़ा गया है, पी सिरे से जोड़ते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है ना, बी इसके और ए इसके जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं कि कुंडली का मध्य सिरा, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं सी, चलिए, है ना, सी तक देते हैं। अब क्या करेंगे, अब है कि कुंडली का जो मध्य सिरा है, या नहीं देंगे तब भी कोई है, कुंडली के मध्य सिरे तथा संयुक्त यन सिरों के बीच, और इसे अर्थिंग किया जाता है, इसलिए मध्य निकासी की जाती है, इसे जीरो पोटेंशियल कर दिया जाता है बीचों बीच। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, सी इसलिए रख दिया, नाम थोड़ा अच्छा रहेगा, तो लिखेंगे कुंडली के मध्य सिरे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश निकासी बिंदु सी तथा यहाँ पे देखो दोनों का संयुक्त तथा संधि के, ऐसे लिखेंगे ना, तथा संधि के संयुक्त यन सिरे को, तथा संधि के संयुक्त यन सिरों के बीच, सिरों के बीच रहना चाहिए ना, बीच ही तो लोड प्रतिरोध है, के बीच लोड प्रतिरोध आर जोड़ते हैं, लोड प्रतिरोध आरएल कह दीजिए, आरएल जोड़ते। ये फिगर में हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देंगे, नहीं फिगर तो नहीं मिटाएंगे, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझा भी देते हैं, इसके बाद दिखवाते हैं। ठीक है ना, आगे लिख लीजिए कि प्रत्यावर्ती विभव जो होता है, प्रत्यावर्ती विभव शायद इसमें नहीं लिखा गया था, क्या लिख लीजिएगा कि प्रत्यावर्ती विभव जो होता है वो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है या लगाया गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होता है, इसी के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होता है, दिष्ट विभव चाहे तो वो भी लिख लीजिए कि लोड प्रतिरोध के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होता है। ठीक है ना, लोड प्रतिरोध के सिरों पर क्या प्राप्त होता है, दिष्ट विभव प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए, फिगर बना रहेगा समझाने के लिए। ठीक है ना, तो क्या करना है कि इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का ए सिरा पहली पीएन संधि के पी सिरे से और बी सिरा दूसरी पीएन संधि के पी सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विभवांतर जो है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है और इस ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के मध्य में एक अंश निकासी की व्यवस्था होती है जिसे अर्थिंग प्रदान किया जाता है कि ये एक बार इसके लिए
लोअर पोटेंशियल का काम करे और इसके लिए हायर पोटेंशियल का काम करे। ठीक है ना, जिसको हम लोग अंश निकासी बिंदु प्रदान करते हैं। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का नाम होता है मध्य निकासी ट्रांसफार्मर। क्या नाम होता है? मध्य निकासी ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए कि प्रत्यावर्ती विभवांतर के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए माना ये होगा धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक है, तो उस केस में क्या होगा कि पी सिरा क्या होगा? धन होगा और एन सिरा क्या हो जाएगा? एन सिरा यहां से जुड़ा है तो लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक तरह से मान सकते हैं ऋणात्मक होगा। तो ये अग्र अभिनत होकर काम करेगी और ये देखिए इसका जो है ये ऋण सिरे से जुड़ेगा और ये बी सिरा इसके क्या है? पी ऋण से हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो यानी ये अग्र अभिनत में काम करेगी, ये पश्च अभिनत में काम करेगी। तो ये कार्य करेगी, ये कार्य करना बंद कर देगी, यानी इससे होकर धारा बहेगी, इससे होकर धारा नहीं बहेगी। तो करंट इससे होकर के लोड प्रतिरोध से जाएगी, तो है ना। तो करंट जो है पीएन संधि के कारण लोड प्रतिरोध में करंट बहेगी, जिससे सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होगा। दूसरे केस में जो ऋणात्मक प्रत्यावर्ती विभवांतर के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए अगर ये ऋण होगा तो ये धन होगा, तो उस केस में संधि नंबर 2 का पी सिरा धनात्मक और संधि नंबर 1 का पी सिरा ऋणात्मक होगा। तो संधि नंबर 1 काम करेगी, संधि नंबर 2 काम करना बंद कर देगी, क्योंकि ये पी निगेटिव से जुड़ गया। तो ये अग्र उत्क्रम अभिनत में हो जाएगी, ये अग्र अभिनत में। तो अब फिर इसके कारण जो उसका जो नेगेटिव पोर्शन था उसके कारण भी करंट इसमें यहाँ से यहाँ बहेगी और उसके सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होगा। यानी प्रत्यावर्ती विभव का जो दो पार्ट होता है, एक धन और ऋण, दोनों अब मिल जाते हैं। धन वाला पोर्शन इसके कारण और ऋण वाला पोर्शन इसके कारण मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य मिल जाता है, यानी कि हमको पूर्ण दिष्ट विभव प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इस बात को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर प्रत्यावर्ती विभव के धन चक्र के प्रवाहित होने पर, ठीक है ना, माना ट्रांसफार्मर की, वही बात, माना ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक, तो संधि नंबर 1 का पी सिरा धनात्मक तथा संधि नंबर 2 का पी सिरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक ना, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो संधि नंबर 1 अग्र अभिनत होकर कार्य करेगी और संधि नंबर 2 पश्च अभिनत होकर कार्य करना बंद कर। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि संधि नंबर 1 पीएन संधि अग्र अभिनत होकर कार्य करेगी तथा संधि नंबर 2 पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत होकर कार्य करना बंद कर देती देगी। ठीक,
इस केस में भी कार्य करना क्या होती है, करेगी। अब वो कार्य करना बंद कर देगी, ठीक है ना। तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर क्या होता है, लोड प्रतिरोध में करेंगे तथा यह हो जाएगा कि लोड प्रतिरोध RL में धारा बाएं से दाएं यहाँ कह सकते हो या कह सकते हो बहेगी, ठीक है ना, धारा बहेगी, है ना। एक धनात्मक चक्र के लिए बहेगी, ऋणात्मक चक्र के लिए नहीं बहेगी, ठीक है ना। तथा लोड के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त होगा, दिष्ट विभव प्राप्त होगा, ठीक है। क्या होता है, दिष्ट विभव। अब ऋणात्मक अर्धचक्र के प्रवाहित होने पर अब दूसरी बात देखेंगे कि ऋणात्मक अर्धचक्र के प्रवाहित होने पर ये सिरा क्या हो जाएगा, अब पहले ये धना था, अब ये सिरा ऋण था, अब ये सिरा धनात्मक हो जाएगा। द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। बी सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब क्या होगा कि संधि नंबर 1 पश्च अभिनत होकर कार्य करना बंद कर देगी, है ना, क्योंकि अब ये ऋण हो गया और ये धन हो गया। तो संधि नंबर 1 तो लिखेंगे कि संधि नंबर 1 का पी सिरा ऋणात्मक तथा संधि नंबर 2 का पी सिरा धनात्मक होगा, ठीक है ना, धनात्मक होगा। देखेंगे इस प्रकार संधि 1 पश्च अभिनत होकर कार्य करना बंद कर देती है, जबकि संधि 2 अग्र अभिनत होकर कार्य करती है, ठीक है ना, अग्र अभिनत होकर कार्य करती है। लोड प्रतिरोध में पुनः धारा बहती है, लोड प्रतिरोध में पुनः धारा बहती है और ऋणात्मक चक्र के लिए भी लोड के सिरों पर दिष्ट विभव प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है पहले के ही दिशा में प्राप्त होता है, मतलब है दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, देख रहे हैं करंट की दिशा बदल रही है नहीं, उसके कारण भी करंट इसी दिशा में बही और इसके कारण भी करंट इसी दिशा में बही, ठीक है ना, यहाँ दिखाया गया है। तो करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो लोड के सिरों पर पहले के ही दिशा में, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले के ही दिशा में, पहले के ही दिशा में दिष्ट विभव प्राप्त हो जाता है।
क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, ठीक है ना। करंट हर बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अरे दाएं से बाएं प्राप्त हो रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन अब कांस्टेंट हो गई तो उसके कारण विभव भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो दिष्ट विभव कहलाता है। लेकिन उसमें भी अभी कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब सब मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने अब समझा दिया। तो देख रहे हैं हर बार करंट जो है एक ही डायरेक्शन में बह रही है, तो हर बार एक बार ये काम करती है, एक बार ये काम करती है, ठीक है ना। इसके कारण भी धनात्मक चक्र के कारण करंट एक ही दिशा में, तो एक दिशा में दिष्ट विभव प्राप्त होगा। इसके कारण भी करंट बाएं से दाएं बह रही है, तो इसके कारण भी दिष्ट विभव उसी दिशा में प्राप्त होगा। तो इस दोनों के वजह से हम जो प्रत्यावर्ती विभव का धन और ये चक्र है, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक ही दिशा में दिष्ट कर दिया, ठीक है ना। दोनों को एक ही दिशा में दिष्ट कर दिया। इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका दोनों पार्ट शामिल हो गया, गैपिंग नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब यह क्रिया क्या होती है, चलती रहती है। लिखेंगे कि यह क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। ये क्रिया चलती रहती है तथा लोड के सिरों पर तथा लोड प्रतिरोध के सिरों पर, है ना, दिष्ट विभव निम्न आरेख के अनुसार प्राप्त हो जाता है, ये हम एक ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ। इधर विभव है हमारा, तो ये हमारा प्रत्यावर्ती विभव पहले इस तरह से था, ये था हमारा प्रत्यावर्ती विभव। अभी दोनों केस के कारण हमको मिल जाता है, देखिए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस वाला है, माइनस प्लस वाला है, माइनस, यानी कहने का मतलब ये डायोड D1 की वजह से, D2 की वजह से, फिर ये D1 की वजह से, D2 की वजह से, D1 की वजह से, D2 की वजह से, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्ण दिष्ट विभव प्राप्त हो जाता है, पूर्ण दिष्ट विभव। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका टाइम पीरियड T हो और फ्रीक्वेंसी F हो, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हाफ और फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाती, दुगनी हो जाती, सॉरी 2F हो जाती, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ टाइम पीरियड, अब ये क्या हो, टाइम पीरियड कैसे हुआ हाफ, कहने का मतलब है यहाँ पर अगर गैपिंग होता तो वो भी टाइम इसमें जोड़ा जाता है, ये यहीं से कंप्लीट हो जाता है, ये यहाँ जाकर कंप्लीट होता है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम पीरियड लगता है, आधा, और ये जाने में तब ना पूरा T है। तो अब ये तो अलग अलग हो गया ना, तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो हर पल्स के लिए टाइम पीरियड अलग हो जाएगा ना, तो इसके लिए T हाफ हो जाएगा, इसके लिए भी T हाफ हो जाएगी। अब इसकी अगर देखा जाए तो जब ये T आधा आवर्तकाल है तो फ्रीक्वेंसी दूना हो जाएगी, क्योंकि ये अपना चक्कर, एक चक्र पूरा कर लेगा कितना समय में, T समय में, ये अपना यहाँ चक्र कितना समय, उसके आधे में पूरा कर लेगा। तो जब आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हो गई ना,
और यहाँ पे क्या है, 2 हो गई भाई। यहाँ पे पूरी एक साइकिल हुई ना, फ्रीक्वेंसी एक ही कहेंगे ना, तो यहाँ पे तो 2 हो गई ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल, टाइम पीरियड हाफ। ठीक, तो ये हुआ। तो इस तरह से हम जो है इसका दृष्टकारी के रूप में एक ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग रेक्टिफायर या दृष्टकारी कहते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है बैटरी चार्ज करने के लिए। ठीक, लेकिन फिर भी इसमें फ्लक्चुएशन होता है, फिर भी इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पे तो करंट डायरेक्शन तो कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है फ्लक्चुएट होता अभी भी। ये जो विभवांतर है या करंट है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो परिमाण जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ 0 था मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। वो ये कंपोनेंट अभी भी एसी कंपोनेंट कहलाता है। और ये डायरेक्शन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं डीसी कंपोनेंट। क्या कहते हैं, डीसी वाला भाग, और ये वाला एसी वाला भाग। अभी हमको इसको भी रिमूव करना होगा, तब जाके प्योर डीसी मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी, प्योर डीसी मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमको डीसी मिला है, एसी से डीसी जो हमको मिला है रेक्टिफायर ये दृष्टकारी से, तो हमें यहाँ पे डीसी जो मिला है दृष्ट विभव, वो क्या है, अस्थिर मिला है, अस्थिर मिला है। इसमें भी अभी 2 चीज जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें भी अभी कौन सा जुड़ा हुआ है, इसमें 2 कंपोनेंट अभी जुड़े हुए हैं, एसी का और डीसी का। एसी अवयव अभी जुड़ा हुआ है, कंपोनेंट मतलब अवयव, और डीसी अवयव। अब जो एसी अवयव है इसका मैग्नीट्यूड जो है ये इसका मैग्नीट्यूड बार बार बदल रहा है, इसीलिए डीसी को क्या बनाता, अस्थिर बनाता, अनस्टेडी बनाता है ना। यानी कि इसका है ना मैग्नीट्यूड्स जो है बदलता रहता है, चेंज द मैग्नीट्यूड मेक इट्स अनस्टेडी। इसका जो परिमाण है, परिमाण क्या है, स्थिर नहीं है, नहीं। और डीसी अवयव के कारण क्या होता है, डीसी अवयव को कारण है ना इसकी दिशा कांस्टेंट बनी रहती है, डीसी अवयव के कारण इसकी दिशा नहीं बदलती। तो एक चीज तो कांस्टेंट हो गया, रेक्टिफायर से एक चीज कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन नहीं अब चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी बदल रहा है, डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। रेक्टिफायर एक काम कर दिया कि जो एसी पोटेंशियल था उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट बना दिया, लेकिन अभी एक चीज नहीं कर पाया, उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट नहीं कर पाया। वो मैक्सिमम मिनिमम अभी बदल रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका काम करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिल्टर। तो चलिए इसको मिटा दीजिए, देखते हैं फिल्टर कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो हम इसका फिल्टर देखिए कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो फिल्टर जो हम इसको करेंगे अस्थिर डीसी को, तो फिल्टर 2 तरह से किया जाएगा। ठीक है ना, फिल्टर किया जाएगा 2 तरह से, अभी हमने बताया था, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं, वो तो हमने बता दिया है। अब पहला है फिल्टर हमारा, कौन सा फिल्टर है, पहला है श्रेणी प्रेरकीय फिल्टर। कैसे इसको हम एसी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं,
ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम एक इंडक्टर लगा देते हैं इसके RL के सीरीज में। ठीक है ना, क्या लगा देते हैं इंडक्टर, जिसका जो रिएक्टेंस क्या होता है, इसका प्रेरकत्व क्या है, L है ना। और इसका प्रतिघात क्या है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिघात। रिएक्टेंस जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं इसको, वो क्या है, XL, यानी जो करंट के चलने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है ना। अब चूंकि यहां से करंट आएगी, ठीक है, तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, मतलब ये अस्थिर DC यहां से आएगा, अस्थिर DC, तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक AC कंपोनेंट होगा और एक DC अवयव होगा, DC अवयव, और एक होगा AC अवयव। ठीक है ना, फ्लक्चुएशन। तो ये क्या करता है, होता क्या है, ये इसके सिरों पे प्राप्त होगा, यहाँ पे दो वो लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ होता है कि हम जानते हैं कि XL जो इसका रिएक्टेंस होता है, प्रतिघात होता है, वो ω/L होता है, या इसको हम लोग 2πfL। तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो AC की ज़्यादा होती है DC के मुकाबले। ठीक है ना, यानी कि F अगर AC कहें तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा F DC का लगभग नगण्य होता है। ठीक, तो जब ये ज़्यादा होगा तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि XL AC वेरी वेरी ग्रेटर देन XL DC। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि जैसे हम इसको इसमें से बढ़ाएंगे, इसके लिए AC के लिए हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। ये AC कंपोनेंट के लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उस कंपोनेंट को रिमूव करता है, जाने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक है ना, तो इस कंपोनेंट को क्या करेगा, AC अवयव को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसके लिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बाकी बचा XL DC, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत, उसके लिए जो DC कंपोनेंट है उसके लिए ये रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, वो कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ हमको क्या है, स्थिर DC प्राप्त हो जाएगी, स्थिर DC विभव या DC करंट विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप DC पोटेंशियल कहते हैं, मतलब यहाँ पे DC का मतलब तो डायरेक्ट करंट, या तो आप दिष्ट विभव, DC मतलब डायरेक्ट करंट, DB मतलब डायरेक्ट पोटेंशियल। तो आप DC कह रहे हैं तो या तो इसको DC मतलब डायरेक्ट करंट या दिष्ट विभव प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका इसका और है, दूसरा वाला, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर धारतीय परिपथ फिल्टर, कैपेसिटर ना, धारतीय फिल्टर। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे समांतर क्रम में क्या होगा, यहाँ पे लोड प्रतिरोध रहेगा RL, और इसी के पैरेलल क्या रहेगा, एक धारिता रहेगी। ठीक है ना, ठीक, इसी के सिरों पे हमको प्राप्त कराना है। तो यहाँ से हम भेजना है क्या, अस्थिर DC। अब वो चाहे तो दिष्ट विभव होगा, चाहे DC करंट होगी ना, अस्थिर दिष्ट विभव, चाहे कुछ भी कह लीजिए यहाँ पे। तो हमें विभव
अक्सर हो आती है करंट ही आएगी, तो वहाँ पे अस्थिर डीसी कह लीजिए, है ना। और इसमें करंट होगी तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के वजह से वो किस में बदल जाएगा, विभव में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अस्थिर डीसी करंट यहाँ पे आएगी, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि इसके लिए जो इसका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो हम जानते हैं कि एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो और ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी, ठीक है ना, व्युत्क्रम हो गया। तो जानती जाहिर सी बात है कि हम फ्रीक्वेंसी कर देखें तो एक्स सी ए सी जो होगी वो ज़्यादा होगी एक्स सी डी सी के मुकाबले, सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो, यानी कि एफ ए सी ज़्यादा होती ही, एफ डी सी लगभग नगण्य ही होगी। तो ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा, तो इसलिए एक्स सी ए सी जो होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा एक्स सी डी सी के मुकाबले, एक्स सी डी सी के मुकाबले, है ना। यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा इसका एसी के लिए तो नेग्लेजिबल हो जाएगा, मतलब एसी को आने देगा, लेकिन डीसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। डीसी करंट जानते हैं, डीसी करंट को आप जानते भी हैं कि वो ब्लॉक कर देता है। डीसी करंट को संधारित्र जो है जब तक फुल चार्ज होगा तब तक डीसी करंट को जाने देगा, जब तक कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक। तो इस पोर्शन से क्या हो जाता है, अस्थिर डीसी के दो कंपोनेंट होते हैं इसके, एक होता है एसी अवयव होता है और एक डीसी अवयव होता है। तो इधर से एसी अवयव आ जाता है, तो एसी अवयव इधर से आकर के इधर निकल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जो डीसी अवयव होता है वो यहाँ से आ जाता है, तो एसी अवयव यहाँ आता है, डीसी अवयव, तो जो इसका एसी कंपोनेंट था जिसके कारण से फ्लक्चुएशन था वो इससे होकर के गुजर जाता है, उसको ब्लॉक नहीं कर पाते। एसी करंट को संधारित्र जाने देता है, डीसी को नहीं। और डीसी करंट जो है इसके अंदर से प्रवेश करती है, तो इसके सिरों पर हमें क्या मिल जाता है, लोड प्रतिरोध के सिरों पर, है ना, दिष्ट विभव या धारा प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दो तरह का फिल्टर है, ठीक है, और बहुत टाइप्स के फिल्टर होते हैं ना, जिसका हायर लेवल में स्टडी किया जाएगा। हम लोग जो फिल्टर्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी जो स्टडी है ना, वो हायर लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल थोड़ी सी स्टडी थी, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया था, और वो भी दिया था, ये वाला दिया था, ये वाला एनसीईआरटी बुक में आपके समांतर धारती फिल्टर है, ठीक है ना। अब ये फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के यूज से हम क्या करेंगे, ये दोनों फिल्टर वहीं पे लगे होते हैं, आपका जो रेक्टिफायर होता है उसके साथ उसका फिल्टर भी लगा होता है कि प्योर डीसी निकल करके आए, उसमें कोई फ्लक्चुएशन न रहे। तो यहाँ से आप प्योर डीसी प्राप्त कर सकते हैं आरएल पे। यहाँ पर भी बाकी जो है जाने नहीं देता इस कंपोनेंट को, इस अवयव को, बाकी जो यही जाता है तो प्योर डिस्ट विभव या डीसी करंट हमको मिलती, प्योर डिस्ट विभव या डीसी प्राप्त होती, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आज हमने रेक्टिफायर पढ़ा, एक डिवाइस थी जो ट्रांसफार्मर और पीएन संधि डायोड को लेकर बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक तरह से पीएन संधि डायोड का एप्लीकेशन है। पीएन संधि डायोड को जानते हैं कि जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तभी काम करता है, रिवर्स बायस में काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तभी करंट पास करने देता है, यानी, और जब रिवर्स बायसिंग होती है उसकी तब वो करंट को पास नहीं करने देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। तो इसका फ़ायदा उठा करके हम जो है रेक्टिफायर बनाते हैं, है ना। और इसके ये जो परिपथ है उसको डिष्टिकरण कहा जाता है, ठीक ना, करण की क्रिया। तो हम उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, आपका जो है डायोड होता है, इसके बाद भी जो करंट हमको मिलती है वो पूरी तरह से प्योर डीसी करंट नहीं होती है, उसमें कुछ अंश जो है एसी का रह जाता है। करंट तो जो डायरेक्शन होती है वो तो फिक्स हो जाती है,
लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उसको दूर करने के लिए उसका पुनः फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर के लिए हमने दो बताया, श्रेणी प्रेरकी फ़िल्टर, समांतर धारती फ़िल्टर, ठीक है ना। इस दोनों में क्या किया जाता है, एसी वाले कंपोनेंट को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। हमने बताया कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो और बहुत सिंपल है, इसका फिगर बहुत बढ़िया से बनना चाहिए। अगर आप फिगर को बना लिए, उसके बारे में समझ लिए, तो आप हर चीज़ें अपने से लिख सकते हैं। पहले में क्या है, एक ही डायोड है, ठीक है ना। तो एक ही डायोड है, तो जानते हैं कि एसी करंट में दो चक्र होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। किसी भी एसी प्रत्यावर्ती विभव को दो बिंदु के बीच लगा दें तो एक बिंदु देखेंगे धन पे रहेगा, एक बिंदु ऋण पे रहेगा, क्योंकि उसका दो चक्र चलता है। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए एक धन हुआ तो दूसरा जो है ऋण पे रहेगा, अगर दूसरा धन पे आया तो पहला ऋण पे रहता है, ठीक है ना। क्योंकि एक पूर्ण चक्र में दो अर्धचक्र सम्मिलित होते हैं, तो एक धनात्मक अर्धचक्र होता है और एक ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। तो एक बिंदु पे धन चक्र रहेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे बिंदु पे ऋण चक्र वाला रहेगा, और दूसरे बिंदु पे अगर धन आ गया तो पहले वाले पे ऋण चक्र आएगा। तो उसमें आपने आपको अच्छे से समझाया, और आप एनसीईआरटी का इसके आधार पे बुक पढ़िए, और भी कोई बुक है उसको पढ़ते रहिए, रीडिंग लगाइए। जहाँ कन्फ्यूजन है आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आप आगे हम 3-4 डिवाइसेस और पढ़ेंगे जो कि पीएन संधि डायोड पे आधारित हैं, उसके एप्लीकेशन है। एलईडी पढ़ेंगे, सौर सेल पढ़ेंगे, फोटो सेल पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने जेनर डायोड के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, उसका एक एप्लीकेशन है, उसी को बताना है। तो अभी हमें एप्लीकेशन 3-4 पढ़ने हैं, फिर आ जाएगा ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग गेट पढ़ करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।